नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वामित्व की विशेषताओं के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ ऑनरशिप या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनरशिप। अंग्रेजी विधि के अनुसार स्वामित्व केवल व्यक्तियों में ही निहित हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि पशु पक्षियों के स्वामित्व का कोई मूल्य नहीं होता है। स्वामित्व वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। ये वस्तुएं मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की हो सकती है। अमूर्त पदार्थों का स्वामित्व अधिकारों का स्वामित्व कहलाता है, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट आदि। अमूर्त वस्तुएं वे होती हैं जिनका भौतिक स्वरूप नहीं होता, इनका स्वामित्व अमूर्त होता है। इस प्रकार स्वामित्व केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि अधिकारों का भी होता है। सामान्य ने भी इस अमूर्त अधिकार का, अमूर्त स्वामित्व का समर्थन किया है। टर्नर के अनुसार स्वामित्व एक सामाजिक संस्था है। यदि व्यक्ति एक ही हो तो उसके स्वामित्व का प्रश्न या समस्या सामने नहीं आती है। स्वामित्व का मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया जाना आवश्यक समझा गया। 19वीं सदी के मध्य तक व्यक्ति से हटकर समाज के स्वामित्व की ओर अधिक बल दिया जाने लगा। सार्वजनिक सुरक्षा के प्रयोजन तथा स्वास्थ्य संबंधी हितों को ध्यान में रखकर स्वामित्व पर समुचित प्रतिबंध लगाया जाना औचित्यपूर्ण माना गया है। स्वामित्व व्यक्ति तथा स्वामित्व का से संबंधित जो विषय वस्तु है उनके मध्य संबंध का सूचक होता है। स्वामित्व से भिन्न अन्य व्यक्तियों में कब्जा अधिकार या विशेष अधिकार निहित हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति में स्वामित्व निहित हो जबकि उसका कब्जा दूसरे व्यक्ति पर के पास हो। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गिरवी। गिरवी में जो व्यक्ति अपनी संपत्ति गिरवी रखता है, स्वामित्व उसी का बना रहता है, और जिस व्यक्ति के पास वो संपत्ति गिरवी रखी जाती है, वास्तविक भौतिक नियंत्रण या तात्कालिक कब्जा उसी व्यक्ति का, गिरवीदार का रहता है। स्वामित्व का उद्भव विधि पद्धति द्वारा विशिष्ट ढंगों से होता है। जैसे भूमि के अपने अधिकार से निर्मुक्त किए जाने के बावजूद भी कोई व्यक्ति किसी भूमि का स्वामी बना रह सकता है। जैसे किसी भूखंड पर हमारा तात्कालिक कब्जा नहीं है, परंतु अगर हम उसे रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो उस भूमि पर हमें स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, भले ही जो उस पर तात्कालिक जो कब्जेदार है वो कुछ समय बाद उस भूमि को खाली करे, जैसा कि करार में हम निश्चित कर सकते हैं। क्योंकि अमूर्त रूप में हमारा स्वामित्व उस पर बना रहेगा, अधिकारों का अवशेष भी हमारा ही होगा। स्वामित्व का हस्तांतरण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर मौखिक नहीं हो सकता। इसके लिए पंजीकरण एक महती आवश्यकता है। डायस और ह्यूजेस ने स्वामित्व के दो प्रत्यय बताए हैं। एक का संबंध मूर्त या पार्थिव वस्तु यानी भौतिक वस्तुओं से होता है, जिसे मूर्त स्वामित्व कहते हैं, और दूसरे का संबंध अधिकारों या अमूर्त वस्तुओं से होता है, जिन्हें अमूर्त स्वामित्व कहते हैं। स्वामित्व के विशेष गुण हैं कि इसके द्वारा किसी वस्तु का मनचाहा उपयोग करना, दूसरे व्यक्तियों को उससे अपवर्जित करने की क्षमता होना, उसका व्ययन और स्थायित्व, इसके विशेष गुण माने गए हैं। स्वामित्व की सीमा अपरिमित होती है, यानी स्वामित्व
अपने आप में पूर्ण होता है और उस पर किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, लेकिन सार्वजनिक हित में उस पर यथोचित प्रतिबंध भी लगाया जाना विधि सम्मत माना गया है, विशेषकर राष्ट्रीय संकट की घड़ी में। स्वामित्व निरपेक्ष भी हो सकता है और प्रतिबंधित भी, यानी एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रेस्ट्रिक्टेड भी। स्वामित्व का संरक्षण आवश्यक माना गया है। स्वामित्व के संरक्षण का भार राज्य पर होता है, जिसके लिए राज्य को व्यक्तियों द्वारा कर दिया जाता है। अवयस्क और पागल व्यक्ति कानून की दृष्टि से संविदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए वे स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। स्वामित्व का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पड़ोसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संपत्ति का व्ययन या अंतरण करने की स्वतंत्रता सभी स्वामियों को होती है, लेकिन उसका प्रयोग उसके द्वारा इस प्रकार नहीं किया जा सकता जिससे कि उसके उत्तराधिकारी अपने उचित अधिकार से वंचित हो जाए। यह प्रतिबंध सामाजिक हित के लिए लगाया गया है। स्वामित्व व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, वरन व्यक्ति की मृत्यु के साथ वो उसके उत्तराधिकारी उसे प्राप्त करते हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई विहित ढंग से अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करने की व्यवस्था कर देता है, जैसे वसीयतनामा के द्वारा या अपना उसका वो इच्छा पत्र है, तो स्वामित्व की क्रियान्विति उसके अनुसार होगी कि वो स्वामित्व किस वस्तु पर, किस संपत्ति पर, किस व्यक्ति को, किस उत्तराधिकारी को स्वामित्व प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामित्व जो है समस्त विधिक अधिकारों में सबसे प्रबलतम और एक पूर्ण अधिकार है। कुछ प्रयोजनों के लिए इसे कब्जे से भी महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन रोमन विधि में कब्जे और स्वामित्व को भिन्न भिन्न माना गया था और यही स्थिति हिंदू विधि में भी थी। इंग्लिश विधि में कब्जे और स्वामित्व में कोई भेद नहीं किया गया है और जिस व्यक्ति का किसी संपत्ति पर कब्जा होता है, प्रथम दृष्टया कानून यही धारणा करता है कि वही व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी होगा। स्वामित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि स्वामित्व द्वारा वस्तु के प्रयोग का अधिकार मिलता है स्वामी को। दूसरों को उस वस्तु के प्रयोग से अपवर्जित करने का अधिकार प्राप्त होता है, उस वस्तु के व्ययन का अधिकार और उसे विनष्ट करने का अधिकार होता है। परंतु इसमें प्रथम तीन विशेषताएं, संपत्ति का प्रयोग, दूसरों को वंचित करना और उस वस्तु के व्ययन का अधिकार, इनमें दो विशेषताओं, दूसरों को उसके प्रयोग से वंचित करने का अधिकार और उसका डिस्पोजल करने का अधिकार, इन दो विशेषताओं में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। परंतु वस्तु के प्रयोग का अधिकार और वस्तु को विनष्ट करने का अधिकार, इस संबंध में यह शर्त एक, हम कह सकते हैं कि एक शर्त अपेक्षित है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं कर सकता कि दूसरे को उससे अवैध तरीके से नुकसान हो, यानी संपत्ति का प्रयोग विधिपूर्ण करना पड़ेगा और उसे इस प्रकार विनिष्ट भी नहीं कर सकता मनमाने ढंग से कि जैसे संपत्ति को अपनी कब्र में रखवाने का या समुद्र में फेंकने की इच्छा कोई व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है कि उसके उत्तराधिकारी अपने अधिकार से वंचित ना हो। हिबर्ट जो एक विधिशास्त्री हुए हैं, उनके अनुसार किसी व्यक्ति का इंग्लिश विधि में भूमि पर निरपेक्ष स्वामित्व इसीलिए नहीं हो सकता है
संपदा का अर्थ भूमि में किसी व्यक्ति के हित के जिसके प्रयोग करने का अधिकार उसी का होता है। तो इस प्रकार संक्षेप में अगर एक वाक्य में बोला जाए तो स्वामित्व क्या है? किसी वस्तु पर नियंत्रण रखना, दूसरों को उसका उपयोग से अपवर्जित करना, उसका व्ययन करना और अपनी इच्छा से उसे विनष्ट करने का अधिकार स्वामित्व कहा जा सकता है। और स्वामित्व की विशेषताएं हैं कि वह मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का हो सकता है, उसका प्रयोग वैधपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए, उसका हस्तांतरण मौखिक नहीं हो सकता, उसके लिए पंजीकरण आवश्यक है, प्रयोग, व्ययन और स्थायित्व इसके विशिष्ट गुण हैं। इसकी सीमा अपरिमित होती है, परंतु सार्वजनिक हित में राज्य द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये निरपेक्ष और प्रतिबंधित दोनों प्रकार का हो सकता है। उसका संरक्षण आवश्यक है जो राज्य द्वारा किया जाता है। अवयस्क और पागल व्यक्ति संविदा करने में असक्षम होने के कारण स्वामित्व का, अचल संपत्ति पर स्वामित्व का या किसी भी प्रकार के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकते। स्वामित्व का प्रयोग वैध तरीके से इस प्रकार करना होता है कि पड़ोसी व्यक्ति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और कोई भी व्यक्ति संपत्ति का व्ययन या अंतरण अपने हिसाब से कर सकता है, परंतु इस प्रकार नहीं कर सकता कि उसके उत्तराधिकारियों के हित पर विपरीत प्रभाव पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।